सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम बात करने वाले हैं उन परिस्थितियों की जब बाबा साहब यहाँ पर संविधान सभा को समर्पित कर देते हैं। पूरी तरह से भारतीय संविधान बनाकर तैयार हो चुका है और 25 नवंबर 26 नवंबर 1949 के घटनाक्रम को लेकर हम उपस्थित हुए हैं। 26 नवंबर 1949 को देश को समर्पित कर दिया जाता है भारतीय संविधान। इस अवसर पर 25 नवंबर 1949 को बाबा साहब का भाषण होता है। बाबा साहब का भाषण 55 मिनट का होता है। उस भाषण में क्या कुछ कहते हैं ये हम जरूर आपको सुनाएंगे, लेकिन बाबा साहब के स्पीच से पहले हम आपको सुनाएंगे संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की क्या प्रतिक्रिया रही बाबा साहब के प्रति, और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ उस समय के अखबार समाचार पत्र समूह में जो मुख्य पत्रकार थे, संपादक थे, उनके द्वारा बाबा साहब के बारे में, भारतीय संविधान के बारे में क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की गई। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश इन्हीं महत्वपूर्ण। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। बाबा साहब ने अकेले संविधान नहीं बनाया भारत का। वो आज के अंबेडकर संदेश को जरूर सुने, जरूर समझें और एक एक शब्द पर गौर करें, ताकि उनका ये भ्रम दूर हो जाए कि बाबा साहब ने अकेले ही संविधान नहीं बनाया। ये वो जैसा कहते हैं तो आज उन्हें क्लियर हो जाएगा कि बाबा साहब ने वास्तव में अपने दम पर अकेले ही भारतीय संविधान का निर्माण किया है। ये क्लियर होने वाला है आज के अंबेडकर संदेश में। और बहुत ही ऑथेंटिक किताब से लेकर हम उपस्थित होते हैं। सम्मानित साथियों, ये किताब जो आप देख रहे हैं भारत सरकार द्वारा प्रकाशित होती है। भारत सरकार का जो सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय है उसके अधीन अंबेडकर प्रतिष्ठान के द्वारा ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय के खंड 40, 1 से लेकर 40 तक वॉल्यूम प्रकाशित किए गए हैं। सम्मानित साथियों, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित किताब से ज़्यादा ऑथेंटिक आखिर क्या हो सकता है, आप विचार कीजिए। तो आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश विषय हम आपको पहले ही बता देते हैं। राजनीतिक दल स्वयं को देश से बड़े मानने लगे तो आज़ादी खतरे में पड़ जाएगी, ये बात बाबा साहब कहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 प्रथम भाग लेकर आज हम उपस्थित हुए हैं। प्रथम भाग में हमने पहले ही आपको बता दिया है कुछ महत्वपूर्ण पत्रकारों के यहाँ पर प्रतिक्रिया होगी और साथ ही साथ संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिक्रिया बाबा साहब तथा भारतीय संविधान के बारे में हम आपको आज सुनाएंगे आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में। अगर आपका इन बिंदुओं को लेकर दिलचस्पी है तो आप जरूर बात कीजिए अंत तक वीडियो को, जो कि प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से 26 नवंबर 1949 के दिन संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यक्रम समापन भाषण होने के बाद भारतीय संविधान पारित हुआ, जिनका जिक्र हमेशा भारतीय संविधान के शिल्पकार के तौर पर किया जाता है, जो कि बिल्कुल सार्थक है। उन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का उससे एक दिन पहले यानी 25 नवंबर 1949 के दिन संविधान सभा में आखिरी भाषण हुआ। 25 नवंबर 1949 के दिन बाबा साहब का आखिरी भाषण संविधान सभा में हम आपको ज़रूर सुनाएंगे। संविधान निर्माण के लिए उन्हें कितना परिश्रम करना पड़ा, इसका अंदाज़ा आगे दी गई खबर से लगता है। अंदाज है कि 17 तारीख को संविधान समिति की कामकाज स्थगित हो सकता है। संविधान सभा का कामकाज अगर रुक गया तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को कुछ दिनों तक पूरी तरह आराम करना पड़ेगा। आराम के लिए माई साहब के साथ डॉक्टर बाबा साहब शायद कश्मीर जाएंगे, ऐसा लगता है। संविधान सभा का कामकाज जब चल रहा था तब डॉक्टर साहब प्रतिदिन 12 से 14 घंटे काम किया करते थे। सम्मानित साथियों, बाबा साहब की यहाँ वर्किंग देखिए। बाबा साहब का स्वास्थ्य उस समय अच्छा नहीं रहता था, इस बात को आप सभी लोग जानते हैं। और इसी दौरान बाबा साहब 12 से 14 घंटे काम
संविधान को तैयार करने में करते थे। आप बिलीव कीजिए सम्मानित साथियों, आप महसूस कीजिए इस बात को, किन परिस्थितियों में भारतीय संविधान को तैयार किया बाबा साहब ने, क्यों? आने वाली जनरेशन को अधिकार संपन्न बनाने के लिए बाबा साहब ने अपने जीवन का ख्याल न रखते हुए यहाँ पर भारतीय संविधान का निर्माण किया। मेरे साथियों, इस साल के आखिर तक यानी 31 दिसंबर 1949 के आसपास उन्हें संविधान पारित करवाना है, क्योंकि सभी ने संकल्प लिया है कि नया संविधान 26 नवंबर 1950 के दिन लागू हो जाए। 26 जनवरी 1950 के दिन भारतीय संविधान लागू हो जाए। इस हेतु बाबा साहब कहते हैं इस साल के आखिर तक यानी 31 दिसंबर 1949 के आसपास उन्हें संविधान पारित करवाना है, और लक्ष्य स्पष्ट है ताकि 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से भारतीय संविधान को लागू किया जा सके। संविधान निर्माण में उनके योगदान और काम के लिए संविधान सभा के ज़्यादातर सदस्यों द्वारा तथा समाचार पत्र समूहों के इस क्षेत्र के जानकारों द्वारा उनकी खूब प्रशंसा की गई। उनमें से उद्धरण प्रस्तुत किया जा रहा है। R.K. सिद्धवा ने क्या कुछ कहा है? उन्होंने कहा कि ये संविधान सर्वोत्तम है। लोगों को ये बताना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। मुझे उम्मीद है कि संविधान सभा का हर सदस्य यही कहेगा। हमें भले कितने ही मतभेद क्यों ना हो, लेकिन इस संविधान के बारे में हमें गर्व है। हम दुनिया पर इस बात को स्पष्ट करेंगे ताकि दुनिया को पता चले कि ये दस्तावेज संदर्भ के लिए उपयुक्त है। 26 जनवरी 1950 के ऐतिहासिक दिन हमारा सार्वजनिक जनतंत्र राज्य होगा। मुझे गर्व है कि उस दिन इस संविधान को कानून का रूप प्राप्त होगा। ये बात कही R.K. सिद्धवा ने। और पंडित ठाकुर दास भार्गव क्या कुछ कहते हैं इस संबंध में? कहते हैं मसौदा समिति और उसके सभी सदस्यों के प्रति हमें किस प्रकार कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। कानून के बारे में कुशाग्र बुद्धि, अथक परिश्रम, अति उच्च प्रकार का कौशल, दृढ़ आत्मविश्वास, आधुनिकता के साथ इन गुणों से युक्त मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस संविधान सभा के माध्यम से नेतृत्व किया और इस संदर्भ में निर्माण हुए सभी उलझी गुत्थियों को हल किया। बेगम एजाज रसूल कहते हैं संविधान ने भारतीय जनता की आशाओं और आकांक्षाओं को मूर्त रूप प्रदान किया है। शब्दों की जो योजना थी, प्रावधानों की कसौटियाँ थी, पर संविधानों का अगर मूल्यांकन करना हो तो दुनिया के संविधानों में ये संविधान श्रेष्ठ प्रकार का साबित होगा, यानी कि भारतीय संविधान सर्वोत्तम है। एक बार पुनः यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस बारे में हमारे मन में संविधान के प्रति जो गर्व की भावना है वह न्यायोचित ही कहलाएगी। इस महती मार्गदर्शक कार्य के लिए मैं डॉक्टर अंबेडकर और मसौदा समिति के सदस्यों का अभिनंदन करती हूँ। धर्मनिरपेक्षता हमारे संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता है। धर्मनिरपेक्षता का आग्रहपूर्वक प्रतिपादन हमारे संविधान की पवित्रता है और हमें इस पर गर्व है। इस धर्मनिरपेक्षता की भावना को हमेशा बल मिलेगा और कभी उसे कलंकित नहीं किया जाएगा, इसका मुझे पूरा भरोसा है। कभी कलंकित नहीं किया जाएगा धर्मनिरपेक्षता को। मेरे साथियों, यहाँ पर ऐसी प्रतिक्रिया आ रही है उस समय के पत्रकारों की, उस समय के युवा साथियों की, आप देख सकते हैं। सामान्य साथियों, वर्तमान में ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि भारतीय संविधान खतरे में है। आप कैसा महसूस करते हैं? आप भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। भारत के लोगों की एकता इसी पर निर्भर है। उसके बगैर विकास को आशा आकांक्षाएं व्यर्थ साबित होंगी जो विकास की हैं। संविधान सभा के रोजमर्रा के काम की खबरें दिल्ली और बाहर के अखबारों को देने की जिम्मेदारी जेपी चतुर्वेदी की थी। एक विख्यात पत्रकार थी जिन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी। भारतीय संविधान का निर्माण जो कार्य चल रहा था उस समय रोजमर्रा का जो कामकाज था उसको जेपी चतुर्वेदी जी कवर कर रहे थे मेरे साथियों। और जेपी चतुर्वेदी जी क्या कहते हैं ये निश्चित रूप से आप महसूस करेंगे। श्री चतुर्वेदी को भारतीय पत्रकारिता आंदोलन का जनक माना जाता है। भारतीय पत्रकारिता आंदोलन का जनक माना जाता है जेपी चतुर्वेदी को। सामान्य साथियों, संविधान निर्माण के कार्य में
वो कहते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के योगदान के बारे में क्या कुछ कहते हैं। कहते हैं उस जमाने में उन्हें करीब से देखने का उच्चतम अवसर मिला। डॉक्टर बाबा साहब को चुनौती देना असंभव था। वह दुनिया के सभी संविधानों के विद्वान थे। उनसे चर्चा करने का मौका मिलना बौद्धिक दावत हुआ करती थी और मुझे ऐसे मौके मिला करते थे। जेपी चतुर्वेदी जी कहते हैं कि उनके बारे में जानकारी देते हुए ज़्यादातर यही बताया जाता है कि उन्होंने दलितों, अन्य पिछड़े वर्गों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों और शोषितों के उद्धार के लिए संघर्ष किया। लेकिन नए भारतीय संविधान, नए भारतीय गणतंत्र की बुनियाद खड़ी करने के लिए उनके योगदान का जिक्र नहीं किया जाता। उन्हें आधुनिक मन कहा जाता है। जिस समाज से उनका उदय हुआ, उस समाज के हित के लिए उन्होंने न केवल नए कानून बनाने की कोशिश की बल्कि नए कानून दिए भी। भारत में जब जनतंत्र शैशवावस्था में था, उन्होंने संविधान के रूप में कानून दिया। संविधान निर्माण करने वाले संविधान सभा के पितामह को जब हम याद करते हैं, संविधान सभा के पितामह की उपाधि दे दी यहाँ पर जेपी चतुर्वेदी ने, उस वक्त हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत की संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर सबसे श्रेष्ठ व्यक्तित्व थे। बहुत बड़ी प्रतिक्रिया यहाँ पर जेपी चतुर्वेदी की आपने देखी। प्रत्यक्षता उन्होंने वर्तमान संविधान की रचना की। भारतीय प्रजातंत्र की उत्क्रांति को सुव्यवस्थित करने के लिए और देश की अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए उनके विचार मार्गदर्शन करेंगे। संविधान के मशहूर विशेषज्ञ एसवी पायली ने कहा कि अपनी विद्वता, कल्पना शक्ति, तर्कनिष्ठ वाक्पटुता और अनुभवों को डॉक्टर अंबेडकर ने दांव पर लगाया। बेहद कठिन सवाल पर भी उनका जबरदस्त उत्तर हुआ करता था। वे बड़े ही प्रभावकारी ढंग से और आसानी से अपनी राय सामने रखते। दुनिया के सभी विकसित देशों के संविधानात्मक कानूनों का और उन पर किए गए अमल के बारे में उन्हें अच्छी जानकारी थी। साथ ही 1935 वाले कानून की सूक्ष्मता से जानकारी थी। संविधान के मसौदे के बारे में जब चर्चा हो रही थी, तब हर सवाल का वह स्पष्ट तथा प्रभावी और आसान तरीके से जवाब देते थे। उनसे जवाब के बाद सदस्यों के मन का संदेह, उलझन और कठिनाई दूर हो जाती। तर्क आधारित, मुक्त, युक्त, प्रभावी तथा सब समझ सकें ऐसा स्पष्टीकरण किसी भी मुद्दे का तुरंत उत्तर देकर मतभेद को खत्म करने की कला केवल उनके ही पास थी। किसके पास? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास। किसी और सदस्य के पास नहीं थी। ये सब करते हुए विरोधियों द्वारा अगर कोई सही मुद्दा पेश किया गया तो उसे जल्द समझकर स्वीकारने की उदारता भी उनमें थी। इसीलिए उन्हें आधुनिक मन या भारतीय संविधान के जनक कहा जाता है, जो सही भी है। बंगाल के विभाजन के कारण वहां से चुने गए कुछ सदस्यों का संविधान सभा का सदस्यता समाप्त हो गई थी। उनमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी शामिल थे। तब तक के उनके कार्य से संविधान सभा को उनकी संविधान विशेषज्ञता और उनके मार्गदर्शन की और उनके सहयोग की बेहद ज़रूरत महसूस हो रही थी। इस बात का एहसास डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के मुंबई प्रांत के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री बीजी खेर को 30 जून 1947 को लिखे खत से होता है। उन्होंने अपने खत में क्या कुछ लिखा हम आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा कि अन्य किसी बात के बारे में न भी सोचें तो हमें अब लगने लगा है कि संविधान सभा और जिन विभिन्न समितियों पर डॉक्टर अंबेडकर की नियुक्ति हुई, उनमें उनका कार्य इतना अमूल्य है, महत्वपूर्ण है कि हम उनके योगदान से वंचित नहीं रहना चाहते। ये बंगाल से चुनकर आए थे, वह बंगाल से चुनकर आए थे। उस प्रांत के विभाजन के बाद उनका संविधान सभा की सदस्यता खत्म हो चुकी थी। संविधान सभा का अगला सत्र 14 जुलाई से शुरू हो रहा है और मैं चाहता हूं कि उसमें उनकी सहभागिता हो, इसीलिए तुरंत उनकी नियुक्ति हो। इस प्रकार जुलाई 1947 में मुंबई प्रांत से डॉक्टर अंबेडकर को दोबारा संविधान सभा के लिए चुना गया। सामान्य साथियों, आपको मालूम है बाबा साहब को कैसे चुना गया। डॉक्टर जयकर, जो बाबा साहब के मित्र भी हुआ करते थे, हालांकि वो कांग्रेस के थे, उन्होंने इस्तीफा दिया और उसके बाद इस्तीफा देने के बाद वो जगह जब खाली हुई तो वहाँ पर बाबा साहब ने चुनाव लड़ा और बाबा साहब जीते भी। उनकी नियुक्ति कितनी सार्थक थी, इसका पता संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित करते हुए दिए भाषण में डॉक्टर अंबेडकर के प्रति व्यक्त भावनाओं से चलता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि इस कुर्सी पर बैठकर, अर्थात संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में बाबा साहब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं, इस कुर्सी पर बैठकर संविधान सभा के कार्य का मैं हर रोज निरीक्षण करता आया हूँ।
संविधान सभा की मसौदा समिति द्वारा कितने उत्साह, निष्ठा और लगन के साथ काम को पूरा किया गया, इसका एहसास किसी और से अधिक मुझे है। खासकर मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर ने अपने स्वास्थ्य की परवाह किए बगैर इस काम को पूरा किया है। बहुत बड़ी कमेंट यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की है और जोरदार तालियां यहाँ पर सदन की होती है। मसौदा समिति और इसके अध्यक्ष पद के लिए उन्हें चुनने का जो निर्णय हमने लिया, उससे बेहतर और उचित निर्णय और कोई नहीं था। उनका चुनाव सार्थक था, ये साबित कर दिखाया। इतना ही नहीं, उन्होंने जो कार्य किया उससे उनके कार्य को एक ओज प्राप्त हुआ। इस संदर्भ में समिति के अन्य सदस्यों के बीच भेदभाव करना ठीक नहीं होगा। मैं जानता हूं कि अध्यक्ष की तरह ही सभी ने अपनत्व और निष्ठा से कार्य किया है। राष्ट्र उन्हें धन्यवाद दे, वे इस योग्य हैं। उसके बाद देश विदेश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान होता रहा, चिरंतन ध्यान में रहे, ऐसा महत्वपूर्ण राष्ट्र कार्य उन्होंने किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के सहारे अस्पृश्यता को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने भारतीय जीवन में स्वतंत्रता, समानता, बंधुभाव और न्याय जैसे श्रेष्ठ जीवन मूल्यों को स्थापित किया था। इसीलिए दुनिया के एक महान संविधान विशेषज्ञ के तौर पर उनका नाम हुआ। विख्यात राज्य विज्ञानी और ऑक्सफोर्ड तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अर्नेस्ट वर्कर ने 1951 में अपना प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी ग्रंथ प्रकाशित किया। उन्होंने ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना को समर्पित किया है। इस ग्रंथ की भूमिका में वे कहते हैं कि मेरे इस ग्रंथ का सार इस भूमिका में समाया हुआ है। भारतीय जनता द्वारा अपनी स्वतंत्रता का आरंभ करने से पूर्व इन श्रेष्ठ मानवीय मूल्यों को अंगीकार किया, इसका मुझे अभिमान है। भारतीय संविधान के शिल्पकार अंबेडकर के कृतित्व का इससे बढ़कर सम्मान और क्या हो सकता है। सामान्य साथियों, हमें चिंतन इस बात पे होना चाहिए कि बाबा साहब इतना महान कार्य किए, देश को इतना बढ़िया संविधान दिया जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा यहाँ हर कोई कर रहा है। बाबा साहब ने अपने स्वास्थ्य का ख्याल भी नहीं रखा, बल्कि भारतीय संविधान के निर्माण में 12 से 14 घंटे हर दिन वो दिया। और ऐसे में भी बाबा साहब को जीते जी उन्हें भारत रत्न से सम्मानित क्यों नहीं किया गया? आखिर इतना लंबा वक्त क्यों लग गया भारतीय संविधान निर्माता को भारत रत्न देने में? ये चिंतन का विषय नहीं है क्या? क्या इस बिंदु पर चिंतन नहीं होना चाहिए? जरूर होना चाहिए मेरे साथियों। और इसी बिंदु पर चिंतन आप करिए और बताइए कमेंट सेक्शन में कि भारतीय संविधान के जो शिल्पकार हैं, भारतीय संविधान के पितामह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ये जो भारत रत्न बहुत विलंब से दिया गया, आखिर क्यों बाबा साहब को पहले भारत रत्न नहीं दिया गया? क्या बाबा साहब के सम्मान के साथ एक खिलवाड़ नहीं है? इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जरूर आप चिंतन करिए और अपनी प्रतिक्रिया से हमको भी अवगत कराइए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान निर्माण के योगदान में बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बारे में क्या कहा, पूरा स्पीच यहाँ लिख सकते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा जो कहा गया वो पूरा स्पीच आप इस प्रश्न में लिख सकते हैं। विख्यात राज्य विज्ञानी और ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अर्नेस्ट वर्कर ने संविधान और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संदर्भ में क्या राय व्यक्त किया? भारतीय संविधान के पितामह की उपाधि किसने दी? ये महत्वपूर्ण प्रश्न हम अलग से पूछ रहे हैं, आप बताने की कोशिश कीजिए। बहुत अच्छा लगेगा आपका आंसर, सटीक आंसर जानकर कमेंट सेक्शन में हमें आपके आंसर का बेसब्री से इंतजार रहेगा। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम समाप्त करने जा रहे हैं। उससे पहले हम आपको बता दें, बाबा साहब की अधूरी इच्छा है वैचारिकी सेंटर बनाने की। सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत में ऐसा ही वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है। आप देख सकते हैं, प्रतिकृति हमारे सामने है। और आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष चाबाचका नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता के परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष चाबाचका बिहार। प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्या, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में, अगले भाग को लेकर हम उपस्थित होंगे। तब तक दीजिए इजाज़त। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।